नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और आरक्षण को लेकर के बवाल मचा हुआ है। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने और जातिगत जनगणना को पूरे देश में कराने की बात चल रही है। आगे क्या कुछ होगा आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर के, आइए अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। सर, कल बजट आया और नीतीश कुमार बजट आने के बाद भी कंफर्टेबल जोन में दिख रहे हैं। हालांकि कहीं का खिस कहीं उतारने की जो कहावत है, आज वो विधानसभा में देखने को मिली और उसके बाद से आरक्षण का मसला है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए पुरुषोत्तम, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी इस विषय पे जी। बेसिकली नीतीश जी के मन में एक टीस तो है, लेकिन आप ये समझिए कि 16 सांसद देने वाले चंद्रबाबू नायडू को 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला जी। और 12 सांसद देने वाले नीतीश कुमार को 58,500 करोड़ रुपए का पैकेज मिला। तो नीतीश जी बाजी तो मार लिए। अब विपक्ष जो है, वो विपक्ष को लगता है कि भाई नीतीश जी को घेरे तो कहाँ घेरे, तो नीतीश जी को घेरने के लिए वो आरक्षण का मुद्दा उठाई कि आरक्षण का मुद्दा है, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराइए। 50% जो आरक्षण था उसको बढ़ा के 65% कीजिए। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, राजनीति करने वाले जितने भी दल हैं, इनको जब कोई मौका नहीं मिलता है कहीं कुछ काम करने का, या राजनीति में भी आप देखिएगा कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनको कहीं मौका नहीं मिलता है ना, तो आरक्षण के मुद्दे पे चले जाते हैं। और फैक्ट आप मानिए कि आरक्षण जैसा जो मैंने आरक्षण की वजह से देश राज्य सभी पीछे जा रहे हैं। एक देखिए, बहुत एक सिंपल साधारण सा उदाहरण है कि अगर किसी लड़के को नीट में 300 नंबर आता है और किसी को 650 नंबर आता है, 300 वाले का नामांकन हो जाता है और 650 वाले का नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन को तो आप डैमेज कर रहे हैं, उसको सरप्रेस कर रहे हैं, है ना। तो आरक्षण जैसी चीजें जो है, लेकिन राजनीति है ना। यहाँ जिनको 300 पे नीट में एडमिशन मिल रहा है, वो तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमको होगा, है ना। दूसरा ये है, उन्हीं के परिवार का व्यक्ति अगर दिखाना होगा डॉक्टर से तो 650 वाला से दिखाएंगे, वो 300 वाले से नहीं दिखाएंगे, है ना। तो सरकार जो है, आप ये समझिए कि एक हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाते थे ना, छिपी हुई बेरोजगारी, कि हमने पढ़ा भी लिखा भी डॉक्टर भी बन गए लेकिन फूटा भाग रहे हैं। ठीक है ना। तो ये स्थिति है। दूसरा आप समझिए कि जातिगत जनगणना की बात है, तो जातिगत जनगणना में आप ये समझ लीजिए कि सरकार, विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रही है। घेर इसलिए रही है कि नीतीश जी ने अपने यहाँ जातिगत जनगणना करा दी, है ना। जातिगत जनगणना कराने के बाद इन्होंने ऐलान किया था कि पूरे देश में ये लागू होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। तो विपक्ष इसको एक मुद्दा बना रहा है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरे, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। हाँ, आज एक ऐतिहासिक काम जरूर हुआ विधानसभा में। सरकार ने एंटी पेपर लीक करके, या आप ये समझिए कि उसका जो बनाए हुए है, जो बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक, ये आज सरकार ने पास किया। अच्छा, क्या है ये? बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री और मंत्री जल संसाधन संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने ये प्रस्ताव दिया और उस बिल को पास किया गया। अब ये समझिए, बिल ये है कि पेपर लीक का जो मामला होता है, क्योंकि बिहार उससे अछूता नहीं है, बहुत बड़ा और बहुत पुराना इतिहास इसका रहा है। तो होता क्या है, कानून जब तक सख्त नहीं बनेंगे तब तक उस कानून को उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। हालांकि हमारे यहाँ कानून में बहुत छेद है ना, इसमें भी बहुत सारे छेद निकल जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज ये बिल पास हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि दोषियों के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार का निगरानी विभाग आके किसी व्यक्ति को उठाता है और 3 महीने के बाद वो व्यक्ति फिर से अपने ही जगह पे पदस्थापित पाया जाता है, तो क्या बिहार सरकार का जो ये एंटी पेपर लीक बिल है, संशोधन है, कानून है, उस पर कुछ हो पाएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमने कानून बना दिया, कानून हम इम्प्लीमेंट कहाँ कर पाते हैं? हमने कहा प्लास्टिक बैन करेंगे, कहाँ प्लास्टिक बैन हुआ? आज भी पॉलीथीन चारों तरफ चल रहा है। हमने कहा गुटखा बैन करेंगे, कहाँ गुटखा बैन हुआ? आज भी चारों तरफ चल रहा है। हमने शराबबंदी कर दी, शराबबंदी का एक पैरेलल नेटवर्क चल रहा है। तो हमने बैन तो कर दिया,
लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होता है, सरकार चाहती है कोई इम्प्लीमेंट हो, लेकिन होता क्या, लेकिन होता यह है कि जिसके माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट कराना है वही भ्रष्ट है, वही भ्रष्ट है। आपको बता दें, शराबबंदी से सबसे ज्यादा फायदा हर जगह के थाना प्रभारी को हुआ, हर इलाके के एसपी को हुआ। पैरेलल इलीगल इनकम जनरेट हो रहा है, पैरेलल, एकदम पैरेलल। एक आप ये समझिए कि पैरेलल एक नेक्सस बना हुआ है, ठीक है। और नीतीश जी के बहुत सारे मंत्री भी उसमें इन्वॉल्व हैं, अच्छा है ना, जिनके यहाँ डायरेक्ट पैसा जाता है। पूरा पूरा एक पैरेलल नेक्सस पहले तो ताकि आपको दुकान में जाके खरीदना था, अब तक वो टेलीफोन घुमाइए आपके घर में अवेलेबल है, ठीक है। ये और हर जगह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मोतिहारी में अवेलेबल है, मुजफ्फरपुर में अवेलेबल है, पटना में अवेलेबल नहीं है। पटना में नीतीश जी के नाक के नीचे अवेलेबल है, अच्छा, ठीक है। और आप फोन कीजिए, आपके घर पे उसकी डिलीवरी आपको मिल जाएगी, है ना। हम लोग के पास अपने स्रोत हैं जहाँ से जानकारी मिलती है, और जो दारू पीने वाला है दारू पिएगा ही। तो इसकी भी एक समीक्षा होनी चाहिए, और नीतीश जी को चाहिए कि चूंकि बिहार जो राज्य है वो राज्य कमजोर राज्य है, और आर्थिक बोझ क्योंकि वो जो कमी हो रही है उसकी वजह से दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसमें लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तरह तरह के टैक्स लगाए, तरह तरह के टैक्सेस बढ़ा के वो दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो इसको रोकना चाहिए, और मुझे लगता है कि शराबबंदी की भी समीक्षा एक बार होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। दूसरा आपको एक बात बताएं पुरुषोत्तम की, पिछले दिनों हम लोगों ने राजस्व विभाग को लेके जो एक कार्यक्रम अपना कराया था, और हमने दिखाया था कि कैसे राजस्व विभाग में कर्मचारी से लेकर सीओ तक सभी भ्रष्ट हैं, और सरकार को कैसे ये लोग निकम्मा साबित कर रहे हैं, सरकार को कैसे गाली सुनवा रहे हैं, है ना। तो राजस्व विभाग के ऊपर बहुत कड़ी पकड़ बनाने की जरूरत है सरकार को, और उसमें भी के पाठक जैसे एक पदाधिकारी का होना आवश्यक है। राजस्व परिषद में न भेज के उनको राजस्व विभाग में फिर से वापस करे सरकार, ताकि कल्याण हो सके। दूसरा एक चीज आपको और बता दें, एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। नितिन नवीन ने सदन में बताया कि एक ये नगरपालिका संशोधन विधेयक जो है 2024 पास किया गया, जिसमें मेयर और उप मेयर, अच्छा, क्योंकि पहले इनको वार्ड कमिश्नर और वार्ड काउंसलर थे वो चुनते थे, सेलेक्टेड होते थे। अब चूंकि जनता इनको चुनती है ना, तो जनता इलेक्टेड, वो सेलेक्टेड होते थे और ये इलेक्टेड है ना। तो उसमें एक नियमावली आई कि अब वार्ड कमिश्नर मिलके अविश्वास प्रस्ताव लाके उनको हटा नहीं सकता है। अच्छा। लेकिन हटाने का प्रावधान है, और हटाने का प्रावधान ये है कि हमारे यहाँ बिहार में वो कानून लागू है जिसको हम कहते हैं राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल हालांकि बहुत एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन राइट टू रिकॉल के माध्यम से हम मेयर हो, उप मेयर हो, है ना, या नगर पालिका को कोई जनप्रतिनिधि हो, उसको हम रिकॉल कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लगा, अविश्वास वो जनता लगाएगी, क्योंकि जनता चुनती है, जनता लगाएगी। अच्छा। तो राइट टू रिकॉल जो है, राइट टू रिकॉल का भी प्रोविजंस है, उस प्रोविजन के तहत मेयर उप मेयर अभी आते हैं, नगर पालिका कानून उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। तो अब जो ये कानून पास हुआ है, कानून जो पास हुआ है उसमें वार्ड काउंसलर जो अविश्वास प्रस्ताव लगाते थे उनके लगाने से अब नहीं होगा, अब जनता डायरेक्ट चुनती है, जनता डायरेक्ट उनको मतलब मेयर और उप मेयर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। अच्छा। पूरा करेंगे। ये तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपने दी। थोड़ी सी सर पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी खुश हैं? 58,500 करोड़ रुपया लेके आए हैं, तो अभी तात्कालिक तौर पे खुशी है ना, लेकिन एक टीस मन में है, एक टीस जो है वो टीस मन में है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, जैसे आप देखिए पैसा मिला एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, पैसा मिला बिजली संयंत्र बनाने के लिए, पैसा मिला सिंचाई बाढ़ से निपटने के लिए, एम्स बनाने, ठीक है, हाँ, एम्स बनाने के लिए। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा होता तो बिहार में इंडस्ट्रीज की भरमार होती, और जो इंडस्ट्रीज की भरमार होती तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता, जो हाँ वो कम होता, लोगों को रोजगार मिलता, खुशहाली होती। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, 2005 से 2010 के बीच में जो सरकार नीतीश जी की चली, उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी थी। कारण उसका क्या था? लालू जी के समय में 1500 करोड़ की इकोनॉमी थी, उस इकोनॉमी में अचानक 35,000 करोड़ रुपए का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, पैसा आया, फ्लो आया, तो जितना अपराधी था सब ठेकेदार है। अच्छा। सबको रोजगार मिल गया। तो सबको देखिए, अपराधी जो है 5% लोग ऐसे हैं जो आपराधिक मानसिकता के हैं, बाकी लोगों को रोजगार मिल जाए तो रोजगार के साथ पॉलिटिकल मानसिकता के हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर रोजगार की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो सरकार भी निश्चिंत रहेगी, अपराध कम होगा,
और बेहतर तरीके से। लेकिन ये तो सर हुआ नहीं। खैर ये नहीं हुआ। आगे आप देखिए, आगे संभावनाएं इसकी हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने अपने डिमांड को खत्म कर दिया है ना। एक आध झटका लगेगा, सरकार फिर थोड़ा सरकार फिर हिलेगी डुलेगी। अच्छा। तब नीतीश जी कहेंगे जब दो विशेष राज्य का दर्जा, नहीं तो हम भी अपना बढ़िया बिस्तर समेट विशेष व्यवस्था अपना करें। विशेष व्यवस्था या तो विशेष राज्य का दर्जा दो, नहीं तो हम विशेष व्यवस्था में चले जाएंगे। तो सर वो जो टीस थी वही टीस दिखने को मिली है क्या विधानसभा में? एक महिला विधायक को नीतीश कुमार ने यूं कहे तो जलील कर दिया है। नहीं देखिए, वो टीस है ना। और महिला विधायक का जो प्रश्न था, वो प्रश्न ही थोड़ा अटपटा था। तो उस पर मुख्यमंत्री ने रिएक्ट किया। हालांकि मुख्यमंत्री को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो मुख्यमंत्री हैं, गार्जियन हैं, और विश्व जो पीता है वही महादेव होता है। तो नीतीश जी लगातार विष पी रहे हैं। कुछ उठा पटक की संभावना इधर है या नहीं है? अभी बहुत जल्दी नहीं, लेकिन विधानसभा का चुनाव जो महाराष्ट्र और हरियाणा का होने वाला है, हाँ, उसके बाद समीकरण कुछ बदल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव होने के बाद बिहार का भी कुछ सिनेरियो चेंज होते दिखाई देगा। अभी फिलहाल हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको आप तक पहुंचाना ही हमारा मकसद था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीजिए इजाजत।